नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस बार फंस गए हैं। इस बार उनका घोटाला सामने आया है और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री इधर उधर का बहाना बनाकर भी नहीं बच पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री आप जानते हैं, बागेश्वर धाम वाले। दावा करते हैं वो कि किसी को भी पहचान सकते हैं। कई बार ऐसा वीडियो हम लोगों ने देखा है कि अपने दरबार में वो कथा बांच रहे हैं और उस समय कोई पहुंचता है और उसका घर, उसका परिवार, उसके पिता, सब कुछ उसके बारे में वो बता देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इल्हाम होता है, कोई अतीन्द्रिय शक्ति है, कोई आसमानी शक्ति है जो उनको बता देती है कि सामने जो बैठा है उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके बाप का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। और इस तरह से अपने संत होने का, अपने सिद्ध होने का दावा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब हुआ ये कि नागपुर में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो श्री राम कथा का वाचन कर रहे थे। रेशम बाग में ये प्रोग्राम हो रहा था जहां वो कथा बांच रहे थे। वहां पर ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उनको एक चुनौती दी, खुली चुनौती दी, सबके सामने चुनौती दी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इसका मतलब अंधविश्वास हटाने वाली समिति, अंधविश्वास का निर्मूल खात्मा करने वाली समिति ने यह चुनौती दी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना की थी नरेंद्र दाभोलकर जी ने, जिनकी हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र दाभोलकर जी और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां इस तरह के बाबा फर्जी बातें करते थे, उनका खुलासा करते थे, उनको चुनौती देते थे, उनको गलत साबित करते थे और इस तरह से जनता को जादू और अंधविश्वास का जो ये अफीम खिलाया जाता है उससे बचाने का काम करते थे, जिसके चलते उनकी हत्या करवा दी गई। खैर, दाभोलकर साहब पे अलग से बात कर लेंगे। जब उनकी हिंदी की किताब आई थी, उसका विमोचन हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था, वो अलग से बात कर लेंगे। उन्हीं की संस्था के श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती बिल्कुल आमने सामने दी। उन्होंने कहा कि 10 लोगों के नाम अगर बाबा बता देते हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र, उनका मोबाइल नंबर अगर बिल्कुल सटीक बता देते हैं और 10 में से 90% यानी 9 का भी सही बता देते हैं, तो वो 80 लाख रुपए बाबा को देंगे। यानी चुनौती बहुत क्लियर है। आप दावा करते हैं कि आप लोगों को देखकर पहचान लेते हैं, तो ठीक है, हम 10 लोग आपके सामने भेजेंगे। 10 में से कम 9 लोगों का नाम, उनकी उम्र, उनके बाप का नाम और साथ में उनका मोबाइल नंबर आपको बताना होगा। अगर आपने बता दिया तो हम हार मान लेंगे और आपको 80 लाख रुपए देंगे, और अगर आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप जो ये कर रहे हैं, ये लोगों को बेसिकली बेवकूफ बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते, वहां पर अगर चुनौती नहीं स्वीकार करते तो बड़ी बेइज्जती होती। तो उन्होंने कहा, हां, मुझे यह चुनौती स्वीकार है, मैं बिल्कुल ये कर लूंगा। लेकिन उसके बाद नागपुर से निकलकर चले आए अपने दरबार में बागेश्वर धाम में और पलट कर कहने लगे कि मैं नाम बताऊंगा, लेकिन पहले उनको बागेश्वर धाम भेजो, मैं नागपुर में नहीं बताऊंगा। जबकि चुनौती में बहुत साफ था कि आपको नागपुर के अंदर ही ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय तो डायलॉग दिया था, कोई भी खुजली हो। वैसे भी भाषा तो जो इन लोगों की है, जबान जो इन लोगों की है, उसमें आम आदमी भी शर्मा जाए। बाबा की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी खुजली हो, दरबार लगता है, उसमें आ जाइए, हमारे पास जो विद्या होगी और जो शक्ति होगी वो आपको दिखा देंगे। लेकिन जनता के बीच नागपुर में अपना ज्ञान नहीं दिखाएंगे, अपने दरबार में दिखाएंगे। तो श्याम मानव का साफ साफ कहना है कि दरबार में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताता हूं। 10 लोगों को आपने भेजा, एक जगह रखा गया, 10 लोगों की फोटो खींच ली गई। उसके बाद वो फोटो गूगल पर डाल दी गई सर्च करने के लिए। सर्च करने से पता चल गया उनका फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या कुछ भी पता चल गया। थोड़ी और मेहनत की गई तो उनकी सारी डिटेल निकल जाती है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, यह आराम से हो सकता है। लेकिन नागपुर में यह सिस्टम तो नहीं होगा। नागपुर में उनका दरबार लगा होगा, वो बैठे होंगे, उनके आसपास लोग बैठे होंगे, एकदम झटके से एक आदमी को भेजा जाएगा और उसको पहचान लीजिए। तो आपकी ऐसी कौन शक्ति है जो दरबार में तो चलती है लेकिन नागपुर में नहीं चलेगी? बागेश्वर धाम, जहां पर कोई जांच नहीं होती है, जहां पर आपका सिस्टम पूरा बैठा हुआ है, वहां तो वो चल जाएगी, लेकिन नागपुर में नहीं चल सकती। बहुत सीधा सा मामला है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री एक जमाने में हनुमान जी से मोबाइल पर बात किया करते थे, अपने हाथ पे यूं नंबर मिलाते थे और हनुमान जी से सीधे बात किया करते थे। आजकल लगता है हनुमान जी से उनका कनेक्शन कट गया है या हनुमान जी का नंबर बदल गया है, अब वो लगा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे बाबाओं से हमारा देश भर गया है। चारों तरफ बाबा हैं, जिस गली में देखिए एक बाबा मिल जाएगा आपको। नए नए लड़के 22 साल 24 साल के बाबा बन बन के बैठे हुए हैं, एक से एक हंसाने वाली हरकतें कर रहे हैं, जोकर्स की तरह हरकतें कर रहे हैं। आप उनको देखेंगे और अगर दिमाग के साथ देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन लोग उनके भी भक्त बन रहे हैं। लोग उनसे भी 10 कदम आगे निकल गए हैं। जो बाबा बन के आ जाएगा, कोई सिगरेट पे सिगरेट पीता जा रहा है, कोई शराब पे शराब पीता जा रहा है, कोई गुलाटियां मार रहा है, कोई हनुमान जी बन जा रहा है, कोई शिव जी बन जा रहा है, तमाशा मचा हुआ है। और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बाबाओं का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे इंस्पिरेशन मिलती है इन बाबाओं को कि जैसे छोटे से दरबार में छोटे छोटे जगहों पर बैठ के करते थे, 10 लोग आते थे उनके पास, वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए। 2 काम करते हैं, एक तो ये सब भक्ति दिखाते हैं, शक्ति दिखाते हैं, और दूसरा लगातार सरकार के पक्ष में बोलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा और माला की जगह भाला लेना पड़ेगा। यानी हिंसा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालते हैं, जहां जहां चुनाव होता है वहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने पहुंच जाते हैं। ये सारा काम करके अपनी संपत्ति करोड़ों की बना ली। दुबई गए थे, शेखों के साथ फोटो आया, प्राइवेट जेट में चलते हैं, याच में चलते हैं। ये सारा कुछ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना के हासिल हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई उनके पास शक्ति है तो नागपुर में दिखाने में डर कैसा है? वैसे नागपुर में वो पहले भी परेशान हुए हैं। 2023 में वो नागपुर आए थे, तब भी श्याम मानव ने उनको चुनौती दी थी और तब 30 लाख रुपए देने की बात हुई थी। पता ये चला कि 2 दिन पहले ही वो अपना कार्यक्रम छोड़कर निकल लिए थे। हालांकि बाबा के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आरोप यही है कि आयोजन के 2 दिन पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि चुनौती स्वीकार नहीं हो सकती थी। अब फिर एक बार चुनौती दी है और 50 लाख बढ़ा दिया। 80 लाख रुपए कम नहीं होते। बाबा के लिए तो खैर क्या ही होंगे, 80 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, उनके लिए तो क्या ही होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन हमारे आपके लिए तो 80 लाख रुपए बहुत होते हैं। और श्याम मानव आम आदमी हैं, उनके लिए 80 लाख रुपए देना आसान काम नहीं है। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूं। श्रीलंका में ऐसे ही कोबूर साहब की एक कमेटी थी जिसने दुनिया भर में चुनौती दी कि अगर कोई यह साबित कर देगा कि उसके पास कोई अतीन्द्रिय शक्ति है, कोई ऐसा जादू है उसके पास जो वो करके दिखा सकता है, तो $1 लाख देंगे। और कोबूर साहब ने यह भी कहा था कि मेरे पास $1 लाख है नहीं, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि उनको भरोसा था कि यह सब अंधविश्वास है, ये जादू, ये झाड़ फूंक, ये सब कुछ नहीं होती है और दुनिया में कोई उनको गलत साबित नहीं कर पाया। कोबूर साहब की किताबें भी हैं जो आपको अब पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हमारे ज़माने में मिल जाती थी। लेकिन 2014 से ये जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, इसने साइंटिफिक टेम्परामेंट का सत्यानाश कर दिया है। आप सोचिए, कोविड का दौर होता है और मामा जी का पापड़ और मामी जी का पापड़ प्रचार करते हैं हमारे मंत्री लोग। कोविड का दौर होता है और पतंजलि की दवाओं का प्रमोशन होता है, जबकि कोर्ट में माफी मांगना पड़ता है उन्हीं दवाओं के लिए पतंजलि के मालिक रामदेव को। दुनिया भर का अंधविश्वास फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कोई शिक्षा मंत्री बनने के बाद जा रहा है बाबाओं से झाड़ फूंक करवा रहा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कमलनाथ जैसे नेता धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में बैठे नजर आए, जिसकी उम्र उनके बेटे से भी कम होगी। ये सब हमने तमाशा देखा है। नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कह देते हैं। तो इस देश में साइंटिफिक टेम्पर का सत्यानाश हुआ है। श्याम मानव ने कहा कि नागपुर में क्या प्रॉब्लम है, यहां के तो मुख्यमंत्री भी आपके करीबी हैं, कोई कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस भी आपके करीबी हैं। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर के अंदर जाकर
अपने दावे को सही साबित करने की। वैसे लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिन वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज पर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे। एक दिन वह रामदास स्वामी के पास गए, उन्होंने अपना मुकुट उतार कर रख दिया और कहा मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता। इतिहास में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आजकल तो इतिहास कौन बना रहा है? नेता लोग बना रहे हैं, IT सेल बना रहा है इतिहास, और ऐसे बाबा लोग बना रहे हैं। जब इस पर बवाल हुआ तो माफी मांग ली। इसके पहले हिंदुओं से अपील कर चुके हैं कि 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चा RSS को समर्पित कर दें। अभी जवान आदमी है, शादी करनी चाहिए और यह एक्सपेरिमेंट खुद करना चाहिए। लेकिन नहीं, आम लोगों से कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चा RSS को दे दें। 4 बच्चे मान लो 3 भी पालने पड़ेंगे तो क्या हाल होगा आम लोगों का, वो सोच लीजिए। मोदी जी आराम से विदेश में मेबाक का चश्मा लगा के 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का चश्मा आता है, वो लगा के घूम रहे हैं। यहां स्कूलों की फीस बढ़ी हुई है, दूध की कीमत बढ़ गई, डीजल, पेट्रोल, CNG सबकी कीमत बढ़ गई, महंगाई जबरदस्त आई हुई है। और ये लोग सलाह दे रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो और उसमें से 1 बच्चा RSS को दे दो। इस पर भी बहुत तमाशा हुआ। उसके पहले मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने कहा हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा और माला के साथ भाला रखना पड़ेगा। तो मठ में जो मौज चल रही है उस मौज को छोड़ दें, बाहर निकलें भाला लेकर जनता के बीच में और देखें उनका क्या होता है। असल में ये जो बाबा लोग हैं भयावह रूप से अनपढ़ लोग हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, हिंदू शास्त्र भी इन्होंने नहीं पढ़े हैं। ना इन्होंने गीता पढ़ी है, ना इन्होंने शास्त्र पढ़ा है, ना इनके भाषण में कहीं आपको संस्कृत दिखाई देती है। ये बस ऐसी बातें करते हैं जिस पर तालियां बजे, जिससे सरकार खुश हो और बदले में लाखों करोड़ों का चढ़ावा लेते हैं। झूठी शक्तियां बताते हैं, कभी हनुमान जी से फोन पे बात कर रहे हैं, कभी किसी को पहचान लेते हैं, लेकिन जब श्याम मानव जैसा आदमी चुनौती देता है तो भागते हुए नजर आते हैं। अगर आप भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में हैं तो एक बार दोबारा सोचिए, समोसे में हरी चटनी होगी कि लाल चटनी होगी, इससे कृपा नहीं आती। कृपा इससे आती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और सरकार अपनी जनता के लिए कितने अवसर पैदा करती है। अगर ये समझ में आता है तो ठीक, और नहीं समझ में आता है तो लाल चटनी हरी चटनी करते रहिए। मैं क्या कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।